बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ आपके साथ, राकेश शुक्ला जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी, समीर जौगांवकर जी हमारे मेहमान हैं। आइए बात पाकिस्तान की आपको बताते हैं। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो तो वहाँ सब कुछ कमाल है। अब नवाज शरीफ के नाती की शादी है। नवाज शरीफ की बेटी है मरियम नवाज, जो कि वहाँ के पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं और उनको ग्रूम किया जा रहा है पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर। एटलीस्ट नवाज शरीफ तो यही चाहते हैं। और उनके मरियम नवाज के बेटे की शादी और उसकी भी दूसरी शादी वो हो रही है बड़े गाजे बाजे धूमधाम के साथ। करोड़ों अरबों रुपया इस पे खर्च हो रहा है, ऐसा पाकिस्तानी खुद दावा कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये उसी शादी की तस्वीर है। इसमें आपको आसिम मुनीर दिखाई देगा। तो नवाज शरीफ की नाती की शादी में आसिम मुनीर पहुंचा पाकिस्तान में। पूरी स्क्रीन पे ले लीजिए इस तस्वीर को, ये देखिए। तो नवाज शरीफ आपको गरीब से आदमी नीचे बैठे हुए दिखाई देंगे। दिख रहा है आपको ये दूल्हे का नाना? तो ये वो आसिम मुनीर जो है वो नवाज शरीफ की नाती की शादी में पहुंचा। एक तो ये तस्वीर आपको मुझे दिखानी थी क्योंकि ये बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि सारे दुखी हो गए हैं आसिम मुनीर से। नवाज शरीफ भी दुखी है और नवाज शरीफ ने इमरान खान को मैसेज करवाए हैं कि आओ भाई मिलकर इसका कोई हल निकालें, नहीं तो ये सारी पॉलिटिकल स्पेस जो है वो खत्म हो जाएगी और हम लोग फिर पूरी डिक्टेटरशिप में आ जाएंगे। कमाल ये है कि उनको अभी तक इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि आप पूरी डिक्टेटरशिप में हैं, आप तानाशाही में ही हैं। उनको लगता है कि अभी भी हम कुछ बचे हुए हैं। तो ये बात आगे करेंगे, लेकिन पहले ये शादी वाली बात बड़ी मजेदार हो गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अब लोग मौजूदा निजाम या मौजूदा सरकार और सिस्टम के खिलाफ नफरत की हद तक जा चुके हैं। लिटरली नफरत कर रहे हैं। वो जो बोलते हैं वो तो आपको सारा हम टीवी पे सुना भी नहीं सकते, जो अगर बातें हमें सुनने को मिलती हैं पाकिस्तान के आम लोगों की। वो इस शादी की बात कर रहे हैं। मरियम नवाज का एक एडवर्टाइजमेंट निकला पंजाब की चीफ मिनिस्टर का। उन्होंने कहा अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं आगे राज करने के लिए। आपको कुछ सुना लगा? हमारे यहाँ भी होता है ऐसा, वहाँ भी हो रहा है। अब अगले आदमी ने और दूसरी बात कही। उसने कहा ये बताओ, ये जो कपड़े पहने हुए हैं मरियम नवाज ने, उनके बेटे ने, उनकी बहू ने, उसने कीमत बता दी कि ये ड्रेस इतने करोड़ की है, इतने लाख की है। मतलब कपड़े ही कपड़े करोड़ों रुपए के हैं। ये हालत है पाकिस्तान जैसे गरीब देश में और वहाँ की सरकार में बैठे लोगों के परिवारों की शादी के हालात। और फिर वो कहता है कि ये डिजाइनर कौन था, ये तो बताओ। ये डिजाइनर है साब्यसाची, ये है तरुण तेलियानी, मनीष मल्होत्रा। भारतीय डिजाइनर्स की ड्रेस पहनते हो तुम? हमारा तो उन बाजारों में भी जाना नहीं होता जहां साब्यसाची के शोरूम खुले हुए हैं, क्योंकि वो मार्केट में बड़ी हाई फाई होती हैं। लेकिन मरियम नवाज के पास उनका अगर डिजाइन किया हुआ लहंगा है, ड्रेस है, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि कैसे भी। ये ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस बात को लेके, जो शानजेह अली जो वो दुल्हन है, उन्होंने एक साड़ी पहनी है रेड कलर की, हाँ जी, जिसकी तरुण तेलियानी की जो आउटफिट कही जा रही है। और ये कहा गया कि अनन्या पांडे के लुक को कॉपी किया है उन्होंने 2024 के लुक को। तो ये सारी कंट्रोवर्सी है और ये पता नहीं है कि असली है कि बस कॉपी वहाँ बनी हुई है। ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना शक मत कीजिए। खरीदेंगे तो वो असली खरीदेंगे। नहीं, पता नहीं है ना, यहाँ से गरीब है, वो थोड़ी गरीब है। मैं मानता हूँ, मैं ये तो मान ही गया, लेकिन ये पता नहीं है। लेकिन हाँ, कंट्रोवर्सी है कि भारतीय जो डिज़ाइनर हैं उनके परिधान जो हैं वो क्यों पहने हुए हैं। ये सारी कंट्रोवर्सी है। और दूसरा ज़रूर है कि भाई पाकिस्तान, जिसका जो अगर हम GDP टू डेट रेशियो देखें वो 80% के आसपास है। हाँ जी। तो वहाँ के अगर लोग इस तरह की शादियां करेंगे तो नेचुरली, और उनको कोई शर्म पॉलिटिशियन कोई अगर वहाँ पर कोई वक्त आ गया कि पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतरे थे, सोशल मीडिया पे नाराजगी नहीं जताए। जैसे ईरान में ईरानी जनता सड़कों पर उतरी है खुमैनी के खिलाफ, वैसे ही पाकिस्तान की जनता इनके खिलाफ उतरे। ये परिवारवाद भ्रष्ट लोगों ने, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिम मुनीर हो, अपने आप तो खत्म कर लो परिवारवाद सर। पहले आप पाकिस्तान की चिंता करें। हमारा तो खत्म हो गया सर। ज्यादा दिक्कत इसलिए है कि पॉलिटिशियन है। अगर वहां पे भी बिजनेसमैन की कोई वो होती शादी तो शायद ये सब नहीं हो रहा। अच्छा क्या आपने ये बताया कि वहां बदलना चाहिए सब। तो एक उनके यहाँ डिस्कशन हुआ, बड़ा सीरियस डिस्कशन चल रहा था। अच्छा, मैं सुन रहा था। तो वहां सवाल यही हुआ कि ये जो सिस्टम बन गया है, हमारे यहाँ हाइब्रिड गाड़ियां बिकती हैं, हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग, हाइब्रिड लो, ऐसी गाड़ियां बिकती हैं सर हमारे यहाँ, पेट्रोल और ईवी का मिक्स। वहां सरकारें बनती हैं ऐसी। तो ये जो सरकार है, इसको ये हाइब्रिड सरकार कहते हैं। सरकार के ही लोग, ये हाइब्रिड सरकार है, मतलब मिलिट्री भी है और पॉलिटिशियंस भी हैं। फिर किसी ने कहा ये हाइब्रिड स्ट्रांग हो गया, मतलब मिलिट्री ज्यादा हावी हो गई है, पॉलिटिकल रोल कम हो गया। तो वो बहस चल रही थी कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक कोई मुझे ठीक ठाक आदमी लगे, उन्होंने कहा ऐसे ही तो कभी कुछ नहीं चलता, बदलना तो तय है। ये सिस्टम पाकिस्तान में नहीं चलेगा। मतलब आसिम मुनीर की तानाशाही का अंत होगा। ये एक व्यक्ति बैठकर बोल रहे हैं, सुने। एंकर ने अपनी तरफ से बड़ा सही उदाहरण दिया, इजिप्ट।
इजिप्ट में सेना ही है सब कुछ, लेकिन पॉलिटिशियंस भी काम करते हैं। तो उन्होंने कहा वहां भी ऐसा चल रहा है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि इजिप्ट के हालात बहुत अच्छे हो गए इससे। अब सवाल यही है कि क्या ये जो सिस्टम पाकिस्तान में बना हुआ है, जिसमें आसिम मुनीर सबके सर चढ़ के डंडा चला रहा है, क्या ये अपने आप बदलेगा सर? नहीं, देखिए सौरभ भाई, वहाँ 3 लेयर होते हैं। पहला होता है ISI, दूसरा होता है फिर सेना, और फिर होती है सरकार। तो वहाँ ये तीनों लेयर काम कर रही हैं दीदी, और वहाँ जनता को इतना समृद्धशाली नहीं होने दिया जाता कि वो आंदोलन खड़ा कर सके या विरोध प्रदर्शन कर सके। तो आज पाकिस्तान के अंदर जो सबसे विषम परिस्थिति है कि जो हम ईरान की बात करते हैं, ईरान की जनता भरपेट खाती थी इसलिए क्रांति के लिए सड़क पे उतर आई, लेकिन पाकिस्तान में तो रोजी रोटी का संकट है, न रोजी है न रोटी है। तो वहाँ अब आप जो कपड़े की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हालात ये हो गए कि एक दूसरे का कपड़ा उतारने पे भी उतारू हो गए हैं वो। दूसरी हालात ये है कि जिस भारत के खिलाफ आप जंग लड़ने की बात करते हो, यदि वो अच्छे कपड़े बना के नहीं दे यहाँ का डिजाइनर, तो आपके यहाँ शादी विवाह तक नहीं होगा, ये भी स्पष्ट हो गया। तो मतलब जिस देश की ये हालात हो, वहाँ एक आदमी बैठ के टीवी में बोले कि ये हालात बदलेगा। अरे कैसे बदलेगा? क्या आप ISI को खत्म कर पाएंगे? यदि आप ISI को खत्म करेंगे तब ये सिस्टम बदलेगा। अगर इमरान खान बाहर आ जाए तो बदलेगा। देखिए, इमरान खान बाहर आ जाए तो क्या इमरान खान को ISI छोड़ देगा क्या? देखिए, वहां सारा नियंत्रण ISI के हाथ सर, वहां लोग इतने यही नेता लोग इतने परेशान हैं इमरान से कि जेल में मैसेज भिजवा रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। नवाज शरीफ ने मैसेज भिजवाया, मैं तो खबरें पढ़ के। नवाज शरीफ क्यों मैसेज कर रहे हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ के हटने की संभावना एग्जैक्टली, क्योंकि आसिफ मुनीर अब उनको खाने पे उतारू हो गया, इसीलिए उनको लगता है कि भाई बनना चाह रहे हैं। हम तीनों पॉलिटिकल फोर्सेस को एक होना पड़ेगा, नहीं तो आसिफ मुनीर कुछ नहीं छोड़ेगा हमारे लिए। तो आज जब आपके ऊपर आफत आई तो आपको लगता है कि इमरान बाहर आए, और नहीं, कल तक इमरान आपका दुश्मन था। तो सही बात है। अच्छा, इमरान खान जेल में कैसे बिहेव कर रहा है ये सर सुनेगा। पैसा वसूल, अगली 2 बयान पैसा वसूल है, बिल्कुल सुन के आपको मजा आएगा। इनके जो सीनियर जर्नलिस्ट है नजम सेठी, वो ये कुछ नाराज रहते हैं इमरान खान से। तो इन्होंने कहा कि आपको मालूम है आदमी वो कैसा बिहेवियर करता है जेल में बैठ के। वो जेल में है 3 साल से, और वहां सब कैमरे कुमरे लगे हुए हैं, वो जो बोलता है सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो हमने आपको बताया नवाज शरीफ भी चाहते हैं इमरान खान कॉम्प्रोमाइज कर ले, बाहर आ जाए, तो कुछ दबाव बनेगा आसिम मुनीर पे। ऐसे ही आसिफ अली जरदारी भी मैसेजिंग करवा चुके हैं। इनके प्रोटेस्ट को उन्होंने कराची में होने दिया, बहुत बड़ा जलसा होने दिया था। तो अब ये क्लियर है कि दिख रहा है कि इमरान खान पॉपुलर आदमी है, और हमें हमारी पॉलिटिक्स बाहर वैसे ही इसने खत्म कर दी है, रही से आसिम मुनीर खत्म कर रहा है। इट्स बेटर कि इमरान खान कॉम्प्रोमाइज कर ले तो पॉलिटिकल स्पेस बची रहेगी। इमरान खान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमने आपको 2 रोज में बयान सुनाए थे। कई लोग मिलने गए, उन्होंने कहा मैं आसिम मुनीर के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, मैं देश छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हें जेल में रखना है रखो। उनको लगता है एक दिन कि इनकलाब आएगा, लोग सड़कों पे आएंगे और इनको मजबूर होकर मुझे रिहा करना पड़ेगा, ये इमरान खान मानता है। अब आप मूड समझना, सुनना। हाँ, ये नजम सेठी जो बता रहे हैं, ये कह रहे हैं वो गालियां देता है जेल में आसिम मुनीर को, गंदी गंदी गालियां देता है। वो हम उसकी बहनें मिलने जाती हैं, वो जो सुन के आती हैं बाहर वैसे का वैसा बता देती है। इसीलिए इनकी मुलाकातें बंद कराई थी। फिर हमने कहा चलो ये बड़ी बहन जाती थी, इससे नहीं हो रहा, छोटी बहन को भेजो। तो पिछली बार छोटी बहन को भेजा, उसको भी कहा बाहर आके वो मत बताना जो इमरान खान ने बोला, लेकिन उसने भी आके सब बता दिया। तो वो कह रहे हैं हम इसीलिए ये सरकार जो है आसिम मुनीर है, ये मुलाकातें नहीं कराते, क्योंकि इमरान खान का मैसेज बाहर आता है और वो इतना सख्त मैसेज होता है, और उसमें आसिम मुनीर के लिए ऐसी भाषा होती है कि फिर यहां बाहर हालत खराब हो जाते हैं। सुनिए, आदमी जेल में बंद, वो जेल में किसी से बात करता है और बाहर दुनिया परेशान है कि इसकी बात नहीं सुनाई जा सकती। पावरफुल होने का ये सोचिए वो आदमी कितनी ताकतवर होगा, इमरान खान कितना लोकप्रिय होगा। अगला बयान, और ये मुझे इसमें आपको अगले बयान में पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल हकीकत आ जाएगी। मैं जिसने बोला उसको सलाम करता हूं कि उसने ऐसी बात कही। सवालबाजी, इमरान खान की पॉलिटिक्स खत्म हो गई, अब जेल में बंदे जेल से कभी बाहर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि जब भुट्टो को फांसी दी थी, बेनजीर भुट्टो देश के बाहर चली गई थी, लौटी ना, प्रधानमंत्री बनी। नवाज शरीफ को 2 बार जेल हुई, दोनों बार देश छोड़ के गया, लौटा ना, प्रधानमंत्री बना, और ये तो 2-3 बार प्रधानमंत्री बन चुका है। तो आप हैरान मत होना कि एक दिन यही जनरल जेल में जाके इमरान खान को सलूट करेंगे और इमरान खान बाहर आके कहेगा कि यही जनरल कौम का बाप है। तो पाकिस्तान में कुछ भी, ये तो बात सही है सर, कुछ भी हो सकता है। यू कैन नॉट राइट ऑफ एनीथिंग। बहुत अच्छे से उसने पूरा पाकिस्तान का जो है ना मुजाहरा किया कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और ऐसी स्थिति हो भी सकती है। इसमें कोई बहुत वो नहीं मानना चाहिए कि नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान अब थोड़ा सा और नीचे गिरने की स्थिति में हो रहा है। और ईरान जैसा नहीं हो, लेकिन ये वहाँ पर आवाम सड़कों पर आएगी और निज़ाम बदलने के करीब पहुँच रहे हैं। एक बात मुझे याद आई, वो
शादी का जो आप सेट कर रहे थे तरुण तहलियानी का और अनन्या आप पांडे- भूले नहीं अभी तक बात वो? नहीं भूला नहीं, वो अनन्या पांडे का एक रहा है। तो मैं एक टीवी शो देख रहा था हमारे यहाँ का, हिंदुस्तान का, जिसमें 2 बड़ी फिल्म स्टार्स एक शो करते हैं, उसमें अनन्या पांडे भी मौजूद थी। तो सव्यसाची की बात हुई, वो सव्यसाची का सूट पहनकर आई थी अनन्या पांडे जी। तो उनका, तुम अनन्या ये सव्यसाची का सूट पहन के आई हो, हमें वो दोनों जो सुपरस्टार शो कर रही थी, उनका सव्यसाची का सूट खरीदना हो तो तय करना होता है, या तो बंगला खरीद लो या सूट खरीद लो, क्या खरीदो? या तो बंगला खरीद लो या सूट खरीद लो। हाँ, तो बंगले तो उनके पास बहुत है, उन्होंने कहा हाँ, इस बार सूट खरीद दो। अगली खबर सुनिए आप, इसमें भारत पाकिस्तान दोनों से जुड़ती हुई खबर है। आज यूएई के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं। ये वही राष्ट्रपति हैं जो पाकिस्तान शिकार करने के लिए जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, ये वहां ट्रेड करने के लिए, समझौते करने के लिए, शिकार करने के लिए जाते हैं। इनका महल पाकिस्तान में भी है। वही शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज ये भारत आए हुए हैं। भारत के साथ यूएई का एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जो 2022 से चल रहा है। हमारा इनके साथ बहुत लंबा चौड़ा ट्रेड है। हम 100 बिलियन ट्रेड पहुंचाना चाहते हैं अगले 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर। अब तो 2026 आ गया, 2030 तक इनके साथ। तो हमारी ट्रेजेक्टरी ये है। और हमारा इसमें जो इनके साथ रिश्तों में सबसे अच्छी बात है, एक तो यूएई इस वक्त दुनिया में ये कॉमन कंसेंसस बन गया है कि अरब वर्ल्ड की शायद सबसे बड़ी ताकत है, इकोनॉमिक ताकत, सबसे बड़ी ताकत बन गई है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है। और हमारा इनका ट्रेड केवल तेल का नहीं है, हमारा नॉन ऑयल ट्रेड पिछले 1 साल में 38% बढ़ा है यूएई के साथ। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। तो ये तो हमारे यहाँ आ रहे हैं इस काम के लिए। अब फिर मैं आपको एक पाकिस्तानी की बात सुनाता हूं, उनका इकोनॉमी समझने वाला समझदार आदमी। मैं हैरान रह गया, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 4 बिलियन का लोन होता है, पाकिस्तान नहीं दे पाता। उसने तो आईएमएफ से 7 बिलियन के लोन के लिए इतनी कठिन शर्तों पर समझौता किया हुआ है। तो पहली खबर तो ये कि वो शहबाज शरीफ एक बार फिर आईएमएफ के पास जाने वाले हैं और कहने वाले हैं कि साहब आपकी शर्तें बहुत सख्त हैं, मेरे यहाँ तो भूखमरी के हालात हो गए, मेरे यहाँ बिजली के दाम बढ़ गए, क्योंकि आपने सबने कहा प्राइवेटाइज कर दो, आपने चोरी चकारी रोकने को कहा तो दाम बढ़ाने पड़े हमको, फिर आपने हमसे सरकारी स्ट्रेंथ वगैरह कम करने को कहा तो मैं पेंशन ही नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आईएमएफ की वजह से, तो वो कुछ रियायत लेने के लिए जाएंगे। वो आदमी ये बता रहा है कि हमें लत लग गई है कर्ज लेने की। अरे वो आपके पास 4 बिलियन नहीं है देने को, 4 बिलियन लोन है, समझ में आता है। वो बता रहा है कि कुछ छोटी सी रकम भी हमने 96-97 में यूएई से ली थी, हमने आज तक वो ही नहीं लौटाई। उस पर हर साल इंटरेस्ट लग के वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हम उसको भी रोल ओवर करा रहे हैं कि आज नहीं अगले साल दे देंगे, अगले साल दे देंगे। ये हालात हैं पाकिस्तान के। सुनिए आप, ये है मेन बात, लोगों को नशे की लत लगती है, पाकिस्तान को कर्ज की लत लगी है। अब ये देश तो दिवालिया होने की कंडीशन में पहुंच गया। जो देश इतनी छोटी रकम अदा नहीं कर सकता, और जिस तरीके से शहबाज शरीफ का बेशर्मी भरा बयान आया था कि कोई भी देश हमको अगर लोन देता है तो उसे लोन न माने, उसे दान माने और हमारी मदद करे। और यही कारण है कि अब कोई दुनिया का बड़ा नेता शहबाज शरीफ से मिलना नहीं चाहता कि अगर इससे मिलेंगे, आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे तो इशारों में पैसों की बात कर देगा, तो उसको कैसे मना करेंगे। तो ये हालत पाकिस्तान की आज की तारीख में हो गई है। उसकी आवाम को सोचना चाहिए कि देश की ऐसी हालत है, वहाँ उनके जो नेता लोग हैं वो इतनी करोड़ों अरबों की शादियां कर रहे हैं, जनता कब तक ऐसे नेता को सहन करेगी? परिवारवाद कब तक चलेगा? नवाज शरीफ का परिवार देख लो, भुट्टो परिवार देख लो, अरबों खरबों रुपए आप कमाते हो और आपके यहाँ 150, 250, 400 रुपए का आटा मिलता है, 500 रुपए के टमाटर किलो मिल रहे हैं। गरीबी आदमी भूखमरी से मर रहा है। जनता जब जमीन पर उतरेगी तभी नेताओं की अकल ठिकानी आएगी। तो पाकिस्तान की जनता जितनी जल्दी जमीन पर उतर के इनके खिलाफ विद्रोह करेगी तभी पाकिस्तान की हालत सुधरेगी। एक आपको मैं जाते जाते एक बयान पुतिन साहब का सुना देता हूं। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो पीस ऑफ बोर्ड में भारत को नरेंद्र मोदी को न्योता ट्रंप ने दिया है, इसको ठुकराएं कि अपनाएं, क्या करें इसको लेकर। पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया अभी कि मैं जितना मोदी को जानता हूं, वो किसी भी हालत में कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकते जो भारत के हितों के खिलाफ हो। और फिर उन्होंने आगे उससे भी इंपॉर्टेंट बात कही कि मैं ये जानता हूं कि उनके ऊपर बहुत दबाव है। वगैरह मैं जानता हूं दबाव बहुत है, लेकिन आप दबाव में ले नहीं पाओगे उनको। ये इनका असेसमेंट है। देखिए, वैसे भी भारत की नीति रही है कि वो ऐसा कोई जो है गुट नहीं बनाएंगे जो कि एक साइड टिल्ट करता हो। तो रशिया के साथ हमारे संबंध हम जानते हैं बहुत अच्छे हैं। हमारा रशिया ने हमारी बहुत मदद भी की है बहुत सारे एरियाज में, और हम बढ़ाना चाहते हैं रशिया के साथ व्यापार। वहीं पे हम ये नहीं चाहेंगे कि यूएस किसी तरह से हमारे खिलाफ हो जाए, तो हमको बीच का रास्ता अपनाना है। उसी में ये जो है कोशिश होगी। अब जवाब तो देना ही पड़ेगा ना उनकी चिट्ठी का। आप देखते हैं क्या जवाब भारत की तरफ से दिया जाता है। आज समय इतना ही। कहानी कुर्सी की में सेकंड ले लूं। हाँ सर। वैसे तो मुझे ये बात शुरू में करनी चाहिए थी, लेकिन अभी कर रहा हूँ कि आपका जो ये शो है कहानी कुर्सी की,
ये लगातार नंबर 1 चल रहा है अपने इसमें, तो उसके लिए मुबारकबाद। वैसे मैं चाहता हूँ कि ये बात मैं शुरू में करता लेकिन नहीं सर, लेकिन बहुत मुबारकबाद आपको, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दर्शकों का। नो नॉइज नो एजेंडा के बाद भी आप ये शो को नंबर 1 किए हुए। आप सबके साथ मिलकर सर, बहुत शुक्रिया सर। शुक्ला जी बहुत शुक्रिया आपका।